नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। यहां पर मैं 3 टॉपिक लिया हूं। सबसे पहला है छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो नाम पड़ा है छत्तीसगढ़, तो इसके पीछे क्या क्या अलग अलग तथ्य हैं वो देखेंगे हम लोग। दूसरा हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए किए गए प्रयास, जो विभिन्न प्रयास किए गए, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई थी, तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अगला है तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, इसका गठन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या प्रावधान हुए, किस तरह से प्रस्ताव पारित हुआ, ये सारा कुछ तो हम लोग जो है देखेंगे। यहाँ जितने भी मैंने तथ्य लिए हैं ना, सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजी व्यापम की परीक्षाएं हो या फिर सीजीपीएससी की परीक्षाएं हो। तो दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ के जो तथ्य हैं सब इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, प्राचीन छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल का एक हिस्सा था। तो कई बार पूछा जा चुका है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है प्राचीन समय में किसका हिस्सा था, तो दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल, देखिए जो कोसल वो एक महाजनपद हुआ करता था, और ये हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण हो गया, तो उसमें भी कोसल का जिक्र मिलता है। तो जो उत्तर कोसल वाला जो भाग था उसमें अयोध्या वगैरह था, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। उसके बाद जो दक्षिण कोसल, उसको हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भाग सम्मिलित थे। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल का एक हिस्सा था, और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल भी बोला जाता था। दूसरा दिया हुआ है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। वहीं यहाँ आम की बिंदु लगना था। तो देखिए जो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला जो भाग है वो सब जो है कोसल के नाम से जाना जाता था, दक्षिण कोसल के नाम से। वहीं बस्तर जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है ना, वो दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। आज भी जो बस्तर का जो पठार है उसको दंडकारण्य का पठार कहा जाता है। देखो दंडकारण्य, इससे एक कथा जुड़ी हुई है। एक जो दंड नाम का कोई राजा था, तो उसने किसी ऋषि की पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो उस ऋषि ने शायद उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो राज्य है वो अरण्य में परिवर्तित हो जाएगा। अरण्य मतलब क्या, जंगल, वन। तो उसी से क्या निकल गया, दंडकारण्य, दंडकारण्य। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, बस्तर को बोला जाता था रामायण काल में। उसके बाद अगला दिया है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ प्राक कोशल अथवा चेदी के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में क्या कहते थे, प्राक कौशल अथवा चेदी, चेदी के नाम से इसको जाना जाता था। जब हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर और डिटेल से देखेंगे रामायण काल महाभारत काल के विषय में। वैसे ना मेरे चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड लगभग 60 से 70% टॉपिक आपको डिटेल में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास भी मैंने अच्छे से डिटेल में करवाया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और इसमें तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे, इस वाले सीरीज में ऐसे ही पॉइंट बना बना के। तो चेदी या फिर प्राक कौशल महाभारत काल में। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़, ये जीडी नहीं है, माफी चाहूंगा, ये चेदी है। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। चेदी महाजनपद, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते थे ना, तो उन्हीं में से एक था चेदी महाजनपद। तो उसी के अंतर्गत आता था हमारा छत्तीसगढ़। अगला दिया हुआ है, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का मध्य भाग कौशल नहीं कोसल है, माफी चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये कोसल है। तो गुप्त काल में जो छत्तीसगढ़ है वो कोसल कहलाता था, तथा बस्तर क्षेत्र महाकांतर कहलाता था। देखिए इस समय जो समुद्रगुप्त था उसने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था ना, और कोसल के राजा महेंद्र सेन को परास्त किया था, और वहीं महाकांतर के राजा व्याघ्रराज को। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस चीज का उल्लेख भी मिलता है कि उसने कोसल और महाकांतर के राजा को परास्त किया था। तो ये गुप्त काल की बात है। अगला दिया हुआ है, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलराम राव ने सर्वप्रथम अपनी साहित्यिक कृति में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया, एवं इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा। ये क्षेत्र है, तो देखिए खैरागढ़ बोल रहा है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। ये वाला प्रश्न सीजीपीएससी ने भी कई बार पूछा है, व्यापम ने भी कई बार पूछा है। तो खैरागढ़ जो कि वर्तमान समय में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, जहां पर संगीत कला विश्वविद्यालय भी है ना,
इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय। तो ये पहले जब राजशाही होता था तो यहाँ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय। 15वीं शताब्दी में लक्ष्मी निधि राय यहाँ के राजा थे और उनके दरबारी कवि थे दलराम राव। कवि दलराम राव, ये राव है, राय नहीं, राव है, राव। तो कवि दलराम राव ने सर्वप्रथम अपनी साहित्यिक कृति में छत्तीसगढ़ी भाषा, जो हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया और साथ ही इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा। तो खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय और उनके दरबारी कवि थे दलराम राव। तो उनके द्वारा ये चीज जो है हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा और इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1494 के आसपास की बात है ये चीज, तो काफी बार पूछा गया ये भी। अगला दिया हुआ है रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। तो जो गोपाल कवि हैं, कवि गोपाल मिश्र या फिर इनको गोपाल कवि भी बोला जाता है, इनकी रचना है खूब तमाशा। तो इस खूब तमाशा में उन्होंने रतनपुर का इतिहास लिखा है, रतनपुर के बारे में, और इस क्षेत्र को क्या कहा है, छत्तीसगढ़। तो ये भी काफी बार पूछा गया है। कहाँ के ये कवि थे, तो रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। कवि गोपाल मिश्र के विषय में ये भी पूछा गया है कि कहाँ के कवि थे, तो रतनपुर के कवि थे, किस राजा के दरबार में थे, तो राज सिंह के दरबार में थे। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा का शिलालेख दंतेवाड़ा से प्राप्त हुआ है, जो 1702 में लिखा गया था। शिलालेख को तत्कालीन बस्तर के राजा के गुरु मैथिल पंडित भगवान मिश्र ने लिखा है। ये मिश्र नहीं है, मिश्र होना है, मिश्र, श्रवण का स आएगा यहाँ पर, श्रवण का स। तो देखिए जो बोल रहा है ना कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया पहला शिलालेख, मतलब सबसे पुराना शिलालेख 1702 का है, जो कि दंतेवाड़ा से प्राप्त हुआ है। ये ना जो छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है ना, समग्र छत्तीसगढ़, तो उसमें ये दिया हुआ है, मैंने उससे ये चीज़ लिया हुआ है। तो सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा, इस टाइप के जो थोड़े से अटपटे टाइप के होंगे, तो ये छत्तीसगढ़ समग्र छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगा ये वाला फैक्ट। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम शिलालेख ये कहाँ से मिला है, दंतेवाड़ा से, जो कि 1702 का है, और बस्तर क्षेत्र के जो राजा हैं उनके द्वारा जारी किया गया था, उनके राजगुरु के द्वारा। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम ने अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। पहला चीज ये ध्यान रखेंगे, ये जो बाबू रेवाराम है ना, इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है। तो इनकी एक रचना है जो काफ़ी फेमस है, बहुत बार पूछी गई है, विक्रम विलास। विक्रम विलास, और इस विक्रम विलास में इन्होंने इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कि ये जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो खूब तमाशा में कवि गोपाल मिश्र ने, विक्रम विलास में बाबू रेवाराम ने इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा है। तो ये पूछा गया है सारी चीजें। अगला दिया है 1795 में बिलासपुर गजेटियर, ये जीजीटियर हो गया, माफी चाहूंगा, ये गजेटियर है, ये होना था। कल वाले में उतना कोई मिस्टेक नहीं था, आज काफी मिस्टेक हुआ है, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो 1795 में बिलासपुर गजेटियर में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा औपचारिक रूप से इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया। देखो जब अंग्रेज आए ना, तो एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन ब्लंट, कैप्टन ब्लंट। तो ये जो कैप्टन ब्लंट है 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आता है, और इसी कैप्टन ब्लंट ने बिलासपुर गजेटियर में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से लिखा है कि ये जो क्षेत्र है इसका नाम छत्तीसगढ़ है, इस टाइप से। और यहाँ पर ये चीजें हैं। देखो जो अंग्रेज थे ना, वो किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करने से पहले उसका दौरा करते थे, देखते कि भाई वहां पर क्या माल मसाला मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो कैप्टन ब्लंट, मतलब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को पहली बार छत्तीसगढ़ कब कहा पूरा आधिकारिक रूप से, तो 1795 में बिलासपुर गजेटियर में। अगला देखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी वेगलर के अनुसार, देखो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, ये जो भारतीय रेलवे विभाग था उसके इंजीनियर थे। ये लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में, जब भारत में नया नया रेलवे आया था ना, तो उस टाइम पर ये इंजीनियर थे। तो इन्होंने काफ़ी कुछ खोज किया है, और इन्हीं को ही ना सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पहले साक्ष्य प्राप्त हुए लगभग 1853 के आसपास में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का एक सहयोगी है वेगलर।
वेगलर। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, वेगलर। तो वेगलर ने छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, इस पर एक बात कही है वेगलर ने। तो वेगलर जो है एक जनश्रुति है, उसको आधार बना करके बोलता है कि जरासंघ के काल में 36 चर्मकार परिवारों ने जरासंघ के राज्य को त्याग कर इस क्षेत्र में राज्य स्थापित किया जो छत्तीसगढ़ कहलाए और कालांतर में छत्तीसगढ़ कहलाए। देखो ये जो जरासंघ है ना, ये आज का जो बिहार है, जो कि पहले मगध हुआ करता था, तो वहां का राजा हुआ करता था महाभारत काल में। कहते हैं ये जो जरासंघ था ये अत्याचारी शासक था, मतलब अच्छा शासक नहीं था, और श्री कृष्ण जी ने इनका संहार किया था। तो जो जरासंघ से परेशान होकर के मगध क्षेत्र के 36 चर्मकार परिवार जो चमड़े का काम करते थे, तो ये जो 36 परिवार हैं ये दक्षिण की ओर आ जाते हैं, मतलब कि छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। और चूंकि ये 36 परिवार थे तो अलग अलग स्थानों पर ये लोग रहना शुरू करते होंगे, और इन्हीं के जो वंशज जो कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे, फैलने लगे होंगे, तो इन्हीं के जो वंशज हैं वो क्या कहलाए, छत्तीसगढ़ कहलाए। मतलब कि उनका जो एक कुल जो हुआ होगा ना, तो छत्तीसगढ़ कहलाए, और कालांतर में यही छत्तीसगढ़ बिगड़ करके छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये कौन बोलता है, वेगलर। और ये एक जनश्रुति के अनुसार ऐसी कथा प्रचलित है, इसी को आधार बना करके वेगलर जो है इसका समर्थन करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ वाला जो मत है इसका समर्थन कौन करता है, तो वेगलर करता है। अगला देखते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। देखो हीरालाल काव्योपाध्याय ना, इन्होंने प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी। हमारे छत्तीसगढ़ी बोली का पहला व्याकरण इन्होंने लिखा था, जो कि 1890 में प्रकाशित हुआ था। तो हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का व्याकरणाचार्य कहा जाता है। तो हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार, मतलब इन्होंने भी जो है छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में कुछ कहा है। तो हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार छत्तीसगढ़ महाजनपद काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। पीछे मैंने बताया ना कि महाजनपद काल में ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो उसी चीज को आधार बना करके हीरालाल काव्योपाध्याय जी कहते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये प्राचीन समय में महाभारत काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसको चेदीसगढ़ कहा गया। ये हीरालाल काव्योपाध्याय कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि यही चेदीसगढ़ बिगड़ करके हो गया छत्तीसगढ़। चेदीसगढ़ का छत्तीसगढ़ हो सकता है ना, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कलचुरी शासक कल्याण सहाय ने जमाबंदी प्रथा के तहत इस क्षेत्र को 36 किलो अर्थात गढ़ बनवाया था, जो शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 की संख्या में थे। यही छत्तीसगढ़ कालांतर में छत्तीसगढ़ कहलाया। देखो कलचुरी शासक थे कल्याण सहाय, तो इन्होंने क्या किया था, राजस्व बंदोबस्त के उद्देश्य से अपने राज्य को 36 भागों में बांट दिया था, और प्रत्येक भाग का जो हेड होता था वो गढ़ होता था। मतलब कि उसका जो हेड ऑफिस जो भी होता रहा होगा उसके लिए किले का निर्माण करवा दिया होगा। तो टोटल इन्होंने जो है 36 किले बनवाए, मतलब कि अपने राज्य को 36 भागों में बांट दिया, और एक एक भाग जो है गढ़ कहलाता था। तो टोटल कितने गढ़ हुए, 36 गढ़ हुए। और ये जो गढ़ थे, 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में और 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में। तो कालांतर में यही छत्तीसगढ़ कहलाए। ये जो है काफी लोगों द्वारा इसको ही माना जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में ना जो कलचुरियों ने शासन किया, काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया, लगभग 700 वर्ष इन्होंने शासन किया था ना। तो इन कलचुरियों में जो शासन व्यवस्था होती थी उसमें गढ़ का विशेष महत्व होता था, और गढ़ों की संख्या असल में 36 थी भी। तो इन्हीं 36 गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। इसी को अधिकतर विद्वान स्वीकारते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में कौन सा मत सर्वाधिक उपयुक्त है, वहां पर आपको वो जो जरासंघ वाला छत्तीसगढ़ वो दे दे, चेदीसगढ़ दे दे, उसके बाद ये जो 36 किले अर्थात छत्तीसगढ़ ये वाला दे दे, तो वहां पर आपको टिक करना है इसी वाले को। इसको जो है अधिकतर विद्वान स्वीकार करते हैं कि हाँ, इन्हीं 36 किलो के आधार पर ही इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया होगा, क्योंकि कलचुरियों ने लंबे समय तक शासन किया था ना, और उनमें गढ़ काफी इंपॉर्टेंट होते थे।
अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ पर कलचुरी शासकों ने लंबे समय तक शासन किया। अभी जो मैंने बताया ना वही चीज यहाँ बोल रहा है। तो छत्तीसगढ़ पर कलचुरी शासकों ने लंबे समय तक शासन किया। कलचुरी शासन में गढ़ों का विशेष महत्व था। इस कारण छत्तीसगढ़ 36 किलों से ही बना है। ये किले होना था, तो 36 किलो से ही छत्तीसगढ़ बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा सा ज़्यादा ये मिस्टेक हो गया है, किलों का जिलों हो गया। अगला दिया है रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय का खल्लारी से प्राप्त अभिलेख से छत्तीसगढ़ों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, ब्रह्मदेव राय या फिर इसको राय ब्रह्मदेव भी बोला जाता है। इसी के पिता थे रामचंद्र देव, जिसने रायपुर नगर की स्थापना की थी अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के स्मृति में, नाम पर। तो ब्रह्मदेव का खल्लारी जो कि कहाँ पर है, महासमुंद में है खल्लारी ना, महासमुंद जिले में है खल्लारी। यहाँ आधा ल भी लगना था। तो यहाँ से एक लेख प्राप्त हुआ है और उसमें इन छत्तीसगढ़ों का उल्लेख मिलता है, इनके विषय में जानकारी मिलता है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आया। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये 1854 में देखिए क्या हुआ था। 1853 में नागपुर के जो भोसला शासक थे उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है 1854 में नागपुर का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में कर दिया जाता है। चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ नागपुर के भोसले शासकों के अधीनस्थ था, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। तो कब, 1854 में। और छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। और किस नीति के तहत नागपुर के साथ छत्तीसगढ़ का विलय हुआ था, तो डलहौजी के हड़प नीति के तहत। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 17वां पॉइंट दिया है 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मध्य प्रांत है ना, इसी का छत्तीसगढ़ हिस्सा था। तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसी प्रांत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 1861 में मध्य प्रांत, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र का जो पूर्वी वाला जो हिस्सा है ना, जिसमें नागपुर वगैरह है वो सब, उसके बाद मध्य प्रदेश का जो आज का जो मध्य प्रदेश है ना, उसका जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा, तो ये सबको मिला करके मध्य प्रांत गठित किया गया। कब, 1861 में। स्पेशली याद रखेंगे 2 नवंबर सन 1861 को, और हमारे छत्तीसगढ़ को उसके अंतर्गत रखा गया था। तो वो एक राज्य था, जैसे अभी हमारे यहाँ है ना, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। तो उसी प्रकार से उस समय मध्य प्रांत राज्य का गठन किया गया। लेकिन वो उस समय का जो नक्शा है ना, अगर आप लोग 1947 से पहले का नक्शा देखेंगे, तो आज जिस तरह के राज्य आप लोगों को भारत के नक्शे पर दिखते हैं, वैसे राज्य आपको उस समय नहीं दिखेंगे। सीमाएं जो हैं अलग अलग दिखेंगी। कभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया है भारत में राज्यों का गठन, मैं खोज करके इस वाले वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो कि भारत पहले कैसा था। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी। तो मध्य प्रांत की जो राजधानी नागपुर को बनाया गया, मतलब कि हमारे रायपुर को लोगों को राजधानी में कोई काम होता था तो कहाँ जाना पड़ता था, नागपुर में। अगला देखते हैं, 1861 में 3 जिले बनाए गए। देखो 1854 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चला गया, और 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। तो उसी वर्ष छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन किया गया। जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में शामिल किया गया था ना, तो उसमें 3 जिलों का गठन किया गया। एक था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर, तीसरा था संबलपुर। संबलपुर जो कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता है, ये उड़ीसा का एक जिला है। बताऊंगा मैं ये कैसे उड़ीसा पहुंचा। तो सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन किया गया। काफी बार पूछा गया है कब गठन किया गया था, कौन कौन से जिले थे, बहुत बार पूछा गया है, चाहे आपका सीजी व्यापम हो या फिर सीजी पीएससी। तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो है 4 जिलों के नाम दे दे और बोले कि इनमें से कौन से जिले सबसे पुराने हैं। तो रायपुर और बिलासपुर जिला जो है सबसे पुराने हैं, जिनकी स्थापना आज से लगभग 150 साल पहले हुआ था। 150 से भी तो ज्यादा हो गया ना।
1861 में। अगला दिया है 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभागों का गठन किया गया, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ संभाग भी था, जिसमें उपरोक्त तीनों जिले सम्मिलित थे। देखिए 1861 में एक नया प्रांत बनाया गया, मध्य प्रांत, हाँ, जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी था। तो उसके ठीक एक वर्ष पश्चात 1862 में मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभागों का गठन किया जाता है। तो उसमें से ये जो 3 जिले हैं ना, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, इन तीनों जिलों को मिला करके एक संभाग बनाया जाता है। और वो संभाग कौन सा था? छत्तीसगढ़ संभाग। तो देखो छत्तीसगढ़ 1862 की स्थिति में एक संभाग के रूप में अस्तित्व में आया था। और इस संभाग में कितने जिले हुआ करते थे? 3 जिले हुआ करते थे। जबकि आज जो छत्तीसगढ़ है वो एक राज्य है और इसके अंतर्गत 5 संभाग और कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ये कब संभाग अस्तित्व में आया था? तो 1862 में। काफ़ी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ को कब संभाग बनाया गया, तो 1862 में। जिलों का गठन पहले हुआ 1861 में, उसके एक वर्ष पश्चात संभाग का गठन हुआ और संभाग का मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। छत्तीसगढ़ संभाग का संभाग मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। अगला देखते हैं, सन 1950 में भारत में व्यापक, ये क्या दिया हुआ है? 1950 ना, ये 1950 नहीं है, 1905 है। क्या है ये? 1905 है। वो 0 और 5 जो है इधर उधर हो गया। तो सन 1905 में, यहां लिखें क्या? सन 1905 में भारत में व्यापक भौगोलिक परिवर्तन किए गए, जिसके तहत बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया। इसका प्रभाव मध्य प्रांत पर भी पड़ा। तो देखो सन 1905 में, इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो जो कर्जन था उसने क्या किया था? बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। उससे काफी उथल पुथल मच गया था ना। तो इस बंगाल विभाजन का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा था। तो कभी भी आपसे पूछे कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, क्या उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर पड़ा था? तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ा था। कैसे पड़ा था मैं बताता हूं। तो देखिए 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो इसमें क्या हुआ था कि हमारे छत्तीसगढ़ संभाग के, मतलब उस समय छत्तीसगढ़ एक संभाग था मध्य प्रांत के अंतर्गत। तो जो संबलपुर जिला है उसको बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया। जो संबलपुर, जिसकी स्थापना सन 1861 में की गई थी रायपुर बिलासपुर के साथ। तो अब जो है संबलपुर को कहाँ डाल दिया गया? बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ संभाग में 2 जिले हो गए अब, रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद देखिएगा, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 रियासतों को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के 5 रियासतों को, 14 रियासत हुआ करते थे उस समय, तो 14 में से 5 रियासतों को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में मिला लिया जाता है। देखो उस टाइम पे ना, जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, ये तीनों एक ही प्रांत के अंतर्गत आते थे। मतलब कि बिहार और उड़ीसा अलग राज्य नहीं बने थे उस समय, बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। अगला दिया है 25वां नंबर, बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ संभाग में सम्मिलित किया गया। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ से 5 रियासतों को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। तो वहीं बंगाल प्रांत का जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, जो कि आज के समय में झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, तो वहां की 5 रियासतों को हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ से जो टोटल 14 रियासतें थी, तो उनमें से 5 रियासतें कम हो गई थी, लेकिन तुरंत फिर दूसरी 5 रियासतें दी गई। तो रियासतें जो है 14 की 14 ही रही। हम लोग पढ़ते हैं ना, भारत की स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में 14 देशीय रियासत थे। अगला दिया है छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र सन 1905 में बनाया गया। तो ये मी नहीं है, मे है, और ये बड़ा कमाल का हो गया है 1905, आधा हिंदी आधा अंकों में। तो जो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र है वो 1905 में बनाया गया था। कब? 1905 में बनाया गया था। मतलब जिस समय बंगाल विभाजन हुआ तो उस टाइम पे फिर मानचित्र वगैरह भी तैयार किया गया होगा कि हाँ इतना जो है बंगाल, और बंगाल को तो 2 भागों में बांट दिया गया था ना, तो इतना वाला नया बंगाल, इतना वाला दूसरा बंगाल, इस टाइप से। तो उसी समय मध्य प्रांत में जो पुनर्गठन हुआ था, कुछ रियासतों को बंगाल में डाला गया और बंगाल की कुछ रियासतों को मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। तो एक मानचित्र तैयार किया गया। तो इसी समय छत्तीसगढ़ का भी मानचित्र तैयार हुआ। अलग से तो तैयार नहीं हुआ मध्य प्रांत के साथ, लेकिन एक स्पष्ट खाका दिख गया कि हाँ इतना भाग जो है अपने को अलग चाहिए, इस टाइप से।
अगला दिया है सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। अतः इस प्रकार पंडित सुंदरलाल शर्मा को पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। काफी बार पूछा गया है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्न दृष्टा कौन है, मतलब कि किसने ये अपने मन में लाया कि भाई हमारा जो है एक अलग से छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए पृथक हमारा। तो ये किस व्यक्ति के दिमाग में आया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के दिमाग में ये आया, जिनको कि छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। और इन्होंने सन 1918 में एक रेखा चित्र खींचा कि मतलब मध्य प्रांत का नक्शा देखा होगा और उस हिसाब से कि हाँ इतना इतना भाग जो है हमारा छत्तीसगढ़ होना है, ऐसे टाइप से। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ये जो है पृथक छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे। तो काफी बार पूछा गया है, सीजी व्यापम हो या सीजी पीएससी। 28वां नंबर देखते हैं। सन 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा संकल्प पारित कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग की गई। तो देखो क्या बोल रहा है, सन 1924 में रायपुर जिला परिषद, ये भी काफी बार पूछा गया है। सन 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा संकल्प पारित कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग की गई। तो ये जो है ना सन 1924 में किसी संस्था या फिर किसी सभा में, मतलब कि ये कोई सभा बैठी थी ना, जो रायपुर जिला परिषद का कोई सभा हुआ होगा। और रायपुर जिला परिषद अपने आप में एक संस्था थी, सभा थी, एक संगठन थी। तो इस टाइप के किसी संस्था संगठन द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग किए जाने की जो पहली घटना हमको सन 1924 में देखने को मिलती है, रायपुर जिला परिषद द्वारा। मतलब कि 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने बोला कि भाई हमारा अलग राज्य होना है। तो उसके ठीक 6 साल बाद रायपुर जिला परिषद में इसकी मांग रखी गई कि हमको जो है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये पहला घटना ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग की गई। कहां पर? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग रखी गई थी। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन में है, जो कि 1939 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सन 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच गठन किया गया। इस प्रकार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु प्रथम संगठन का गठन हुआ। मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के उद्देश्य से, मतलब कि हमको छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए अलग से, तो उसके लिए मतलब आंदोलन करना है या फिर कुछ मांग करना है, तो उसके लिए एक संगठन चाहिए होता है ना किसी भी चीज के लिए। तो इस तरह का कोई संगठन पहली बार स्थापित करने का श्रेय जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को, जिन्होंने सन 1946 में क्या गठित किया था? कहा गया छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया था। कब? सन 1946 में। अगला दिया है 31वां। भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। काफी बार पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका अंग था। तो ये जो है किसका अंग था? तो मध्य प्रांत एवं बरार का। देखो जो मध्य प्रांत है इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। आगे चल करके बरार के क्षेत्र को भी मध्य प्रांत में शामिल किया गया। तब इस राज्य का नाम, इस प्रांत का नाम क्या हो गया? मध्य प्रांत एवं बरार। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, शॉर्ट में सीपी एंड बरार। तो ध्यान रखेंगे। तो 1947 की स्थिति में हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। और आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 9 वर्षों तक, मतलब 1956 तक मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत का अस्तित्व बना रहा। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है 1956 तक मध्य प्रांत का अंग बना रहा। अगला दिया है 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में स्थापित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग रखी गई। तो देखो 1953 में चूंकि इस समय देश आज़ाद हो चुका था और भारत में जो राज्य थे वो अंग्रेजों के समय के थे और देसी रियासतों को मिलाकर के कुछ राज्य बनाए गए थे, जो कि काफ़ी अव्यवस्थित था। तो अलग अलग स्थानों पर ना नए राज्यों की मांग की जाने लगी थी। स्पेशली आंध्र प्रदेश को लेकर के काफी हो हल्ला मचा था। और आंध्र प्रदेश भारत संघ में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो उसके बाद बाकी सारे भाषाई जो क्षेत्र थे वो भी बोलते हैं कि हमको अपने भाषा के हिसाब से राज्य चाहिए। तो इस समय हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेता थे, जो कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पक्षधर थे, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी तो अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा
बोली है तो हमको भी अलग राज्य चाहिए, तो मांग रखा जाता है लेकिन पूरी नहीं होती है। इसके बाद 33वां नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बोल रहा है रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग की गई थी। तो रायपुर वहां के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी। तो उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये 1955 की बात है, मैंने यहाँ पर टाइम नहीं लिखा है, 1955 की बात है ये। तो 1955 की स्थिति में हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो नागपुर में थी। तो जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे उन्होंने मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा में, जो कि नागपुर में थी, वहां पर ये विधानसभा में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग रखते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग कब की गई थी, तो 1955 में। किसके द्वारा की गई थी, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी के द्वारा, जो कि रायपुर के विधायक थे। इसके बाद अगला देखते हैं, सन 1956 26 जनवरी के दिन, सन 1956 26 जनवरी के दिन डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। बहुत बार पूछा गया है ये चीज कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कब किया था, 1956 में, 26 जनवरी 1956 में। कहाँ किया गया था, तो राजनांदगांव में। क्यों किया गया था, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को पूरा करवाने के लिए ये चीज किया गया था, मतलब आंदोलन करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ महासभा। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव दशरथ चौबे को बनाया गया। तो ये भी मेरे ख्याल से पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ महासभा, जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में स्थापित किया था, इसके महासचिव कौन थे, दशरथ चौबे जी। उसके बाद देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ महासभा है उसके सदस्य हैं हरि ठाकुर, केयूर भूषण, ये लोग भी जो है छत्तीसगढ़ महासभा के अन्य सक्रिय सदस्य थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ महासभा से कौन जुड़ा था या कौन नहीं जुड़ा था। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, दशरथ चौबे, हरि ठाकुर और केयूर भूषण। कहाँ स्थापित किया गया था, राजनांदगांव में, अर्थात छत्तीसगढ़ का संस्कार धानी बोला जाता है ना राजनांदगांव को। अगला देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी। तो देखो, जो 1953 में जो फजल अली आयोग गठित किया गया था ना भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए, तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर सन 1956 में भाषाई आधार पर बहुत सारे राज्यों का गठन किया जाता है। तो उन्हीं में से मध्य प्रदेश भी एक था। ये चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हालांकि जो छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती थी, लेकिन जो मांग रखी गई थी उसको पूरा नहीं किया गया और छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब यहाँ मजे की बात देखिए, मध्य प्रदेश राज्य की गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर को, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर। तो दोनों ही राज्यों का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर ही है, बस टाइम सन अलग है। ये 1 नवंबर सन 1956 और हमारा जो छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखना ये चीज। और इसी दिन से 1 नवंबर सन 1956 को हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश के साथ शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग की गई, क्या बोल रहा है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग की गई, ये कुछ मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1967 में मतलब कि इसके बाद भी, मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया, तो उसके बाद भी छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को जारी रखा गया। ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। 39 नंबर देखते हैं, 39, सन 1967 में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा राजनांदगांव में बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना की गई। तो देखो, जो डॉक्टर खूबचंद बघेल थे उन्होंने पहले तो छत्तीसगढ़ महासभा बनाया, उसके बाद उसके लगभग 11 वर्ष के पश्चात सन 1967 में ये उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, तो इन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में बैरिस्टर छेदीलाल जी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना की।
अगला दिया है छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ के उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। तो देखो जो छत्तीसगढ़ महासभा है उसके जो महासचिव थे वो कौन थे? दशरथ चौबे। और वहीं छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ इसके उपाध्यक्ष बोल रहा है, कौन थे उपाध्यक्ष? द्वारिका प्रसाद तिवारी। आगे बढ़ते हैं 41वां नंबर देखते हैं। सन 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। काफी बार पूछा गया है। तो सन 1976 में शंकर गुहा नियोगी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा इसका गठन किया था। किसने? शंकर गुहा नियोगी। देखो ये जो संगठन बने थे, चाहे छत्तीसगढ़ महासभा हो, छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ हो या फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, तो ये कब गठित हुआ था, किसने इसकी स्थापना की थी, ये अक्सर पूछा जाता है। कई बार तो जोड़ी मिलाओ के रूप में भी दे देगा, सही गलत के रूप में भी दे देगा, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला दिया है सन 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। देखो जो शंकर गुहा नियोगी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया सन 1976 में, तो उनके द्वारा ही सन 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। कब? 1983 में। अब और एक चीज ध्यान रखेंगे, 1983 में ही पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की गई। तो ये दोनों मतलब कि छत्तीसगढ़ संग्राम मंच और छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, ये दोनों ही संगठन 1983 में अस्तित्व में आए थे, लेकिन इसके जो संस्थापक हैं वो अलग अलग हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछ देता है। अगला दिया है सन 1994 में विधायक रविंद्र चौबे। रविंद्र चौबे जी ये उस समय विधायक थे 1994 की स्थिति में। कहाँ के विधायक थे? तो साजा के विधायक थे। साजा जो कि वर्तमान समय में बेमेतरा जिले के अंतर्गत आता है, उस समय तो दुर्ग जिले के अंतर्गत आता था, क्योंकि बेमेतरा जिला कब बना है? 1912 में अस्तित्व में आया। तो साजा से ये विधायक थे 1994 में रविंद्र चौबे जी। तो इन्होंने क्या किया था? मध्य प्रदेश विधानसभा में, देखो इससे पहले जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे वो मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा में उन्होंने मांग रखा था। तो अब जो है रविंद्र चौबे, इन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। मतलब इन्होंने जो है एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। कब? 1994 में। और वो जो है सर्वसम्मति से प्रस्तुत भी हो गया, पारित किया और सर्वसम्मति से प्रस्तुत भी हो गया। मतलब कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का जो काम था वो जो है अब जो है आगे बढ़ने लगा था। तो ये रविंद्र चौबे जी ने ये काम किया था। अगला देखते हैं 45वां नंबर। 1 मई सन 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो कि सर्वसम्मति से पारित हो गया। देखिए इससे पहले मैंने जो बताया रविंद्र चौबे, उनके द्वारा जो संकल्प पारित किया गया था वो अशासकीय था। क्या था? अशासकीय। जबकि ये था शासकीय संकल्प। ये क्या था? शासकीय संकल्प। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। 1994 में अशासकीय संकल्प और 1998 में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो कि सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। इसके पहले मतलब ये जो शासकीय संकल्प प्रस्तुत होना, पारित होना, इससे पहले ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण की प्रतिबद्धता अपने अभिभाषण में व्यक्त की थी। देखो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ना, तो उसमें उन्होंने ये चीज बोला था कि कुछ नए राज्यों की मांग उठ रही है तो उसको पूरा किया जाएगा इस तरह से अपने अभिभाषण में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 25वां नंबर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 25 जुलाई सन 2000 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए लोकसभा में, क्या बोल रहा है? लोकसभा। इससे पहले तक कहां पर काम हो रहा था? मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा में, जो कि आपके नागपुर में है। उसके बाद भोपाल मतलब मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जो कि भोपाल में है, वहां पर प्रयास हो रहा था। तो इन स्थलों से मतलब जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में शासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ, फिर पारित हो गया, तो इससे जो है बात कहां पहुंच गई? लोकसभा में, क्योंकि वही तो फाइनल होगा ना। तो अब जो है 25 जुलाई सन 2000 को भारत के उस समय के जो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको के आडवाणी बोला जाता है, तो इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए लोकसभा में ये क्या हो गया?
हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया किनके द्वारा? तो ये अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। ये जो है ना मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, इसी के द्वारा, इसका पूरा नाम था मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, इसी के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। तो ये जो विधेयक है 25 जुलाई सन 2000 को गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कब? 25 जुलाई सन 2000 को। उसके बाद फिर इस विधेयक में बहस हुआ होगा, किसी ने मतलब कुछ सुझाव दिए होंगे, होता है ना लोकसभा में बहस होता है, डिबेट होता है, तो बहस हुआ होगा और बाद में फिर उसमें वोटिंग हुई होगी। तो इसको देखते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? 25 जुलाई सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 ये जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 ये 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। तो देखो, इसको कब प्रस्तुत किया गया था? 25 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, और ये जो है 31 जुलाई सन 2000 को पारित हो जाता है। कहां से? लोकसभा। लोकसभा में अब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद उसको कहां भेजा जाता है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को प्रस्तुत किया गया। कब? ये डेट आप लोगों को याद रखना है कि राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ, लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो सारी चीजें पूछी गई है। और ये तो बिल्कुल आपको सत्य असत्य इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। उसके बाद देखिएगा 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो गया। तो राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 3 अगस्त सन 2000 को, और 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा से भी ये जो विधेयक है मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 ये जो है पारित हो जाता है। कब? 9 अगस्त में। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यसभा से जब यह विधेयक पारित हुआ ना, तो इसमें एक छोटा सा संशोधन किया गया। वो संशोधन क्या था? तो देखिए, राज्यसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित होने से पहले छत्तीसगढ़ राज्यसभा की सीटों से संबंधित संशोधन किया गया, जिसे लोकसभा ने भी उसी दिन स्वीकार किया। देखो क्या था, जो राज्यसभा वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, तो जो लोकसभा था उसने तो भाई अपना काम कर दिया, लेकिन जब ये विधेयक राज्यसभा में आया और राज्यसभा को चीजें मंजूर थी, लेकिन राज्यसभा को छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें कितनी होनी है, तो इस बात पे थोड़ा सा बहस हुआ होगा और उसमें फिर संशोधन किया गया और उसको जो है राज्यसभा ने तुरंत पारित भी कर दिया और उसको फिर वापस लोकसभा में भेजा गया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में इसमें संशोधन हुआ है, तो उस संशोधन को दूसरे सदन द्वारा भी पारित करना अनिवार्य है। तो इस संशोधन को, जो राज्यसभा की सीटों वाला संशोधन को, इसको लोकसभा में भेजा गया, तो लोकसभा ने भी उसी दिन इसको पारित कर दिया। मतलब झंझट क्या लेना, हो रहा है काम होने दो वाला हिसाब रहा होगा, तो इसको जो है तुरंत ही पारित कर दिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में एक छोटा सा संशोधन हुआ था राज्यसभा की सीटों को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 28 अगस्त सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने हस्ताक्षर किया और यह विधेयक मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 बन गया, जो भारत के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। तो देखिए, ये जो विधेयक था, देखिए कोई भी विधेयक ना तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो, उससे पहले ये विधेयक कहलाता है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 है, इसमें 28 अगस्त सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति, कौन थे उस समय राष्ट्रपति? तो KR नारायणन, तो उन्होंने 28 अगस्त को इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया। तो उसके बाद ये विधेयक क्या बन गया? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया। तो उसके बाद फिर हमारा छत्तीसगढ़ जो है अस्तित्व में आया। ध्यान रखेंगे, KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। तो कौन से नंबर का राज्य बना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 26वें नंबर का राज्य बना। 25वें नंबर का राज्य कौन था? तो गोवा था। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है 26वें नंबर का राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को। और 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तो हुआ था, ना कि किसी संविधान संशोधन। अच्छा हाँ,
ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण है ना, ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। इसके लिए किसी प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया। मैंने देखा है कई सारे पुस्तकों में दिया है कि इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। नहीं, इसमें संविधान संशोधन नहीं किया गया। ये विधेयक लाया गया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से, और बाद में फिर ये जो है अधिनियम बन गया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। उसके तहत जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। अगला दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य 44 वर्षों बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा, तो 44 वर्ष तक। देखो, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 1956 को, और उसी समय हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का अंग बनाया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर सन 2000 को। तो फिक्स 44 वर्ष बाद जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से अलग हुआ। एक दिन ना ऊपर एक दिन ना कम, क्योंकि 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर सन 2000। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बहुत बार पूछा गया है कि राज्य स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, पीछे बताया मैंने KR नारायणन। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। देखो, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश में 3 संभाग और 16 जिले थे। ये भी काफी बार पूछा गया है कि जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, कितने संभाग थे? 3 संभाग थे। एक तो था आपका रायपुर संभाग, सबसे पुराना छत्तीसगढ़ वाला, उसके बाद फिर बिलासपुर संभाग, उसके बाद आपका बस्तर संभाग। ये 3 संभाग थे और 16 जिले थे। अभी कितने जिले हैं? 28 जिले। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में 96 तहसील और 146 विकास खंड थे। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि राज्य गठन के समय कितनी तहसीलें थी, कितने विकास खंड थे? तो 96 तहसील और 146 विकास खंड। वर्तमान समय में 146 विकास खंड हैं और तहसीलों की संख्या जो है लगभग 175 को पार हो गई है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर और उच्च न्यायालय बिलासपुर स्थापित किया गया। तो राज्य की राजधानी रायपुर को बनाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग मध्य में स्थित है ना। अगर आप देखोगे तो अंबिकापुर और नीचे जगदलपुर लगभग सेम डिस्टेंस में है। हालांकि अंबिकापुर थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर होगा, लेकिन फिर भी रायपुर जो है सेंटर में स्थित है। और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट ये बिलासपुर में स्थापित किया गया, बिलासपुर के बोदरी में, बोदरी जो कि 19वें नंबर का उच्च न्यायालय है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ ध्वनि नहीं होना था, 3 होना था वहां पर। ये जो है ना 3, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ 3 राज्यों की स्थापना की गई। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पृथक करके अलग राज्य बनाया गया। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। पहले ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। दूसरा राज्य बनाया गया 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से पृथक करके झारखंड। तो उत्तराखंड और झारखंड ये दोनों राज्य भी छत्तीसगढ़ के साथ अस्तित्व में आए थे। मतलब थोड़े थोड़े दिन का फर्क था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये भी। और छत्तीसगढ़ से पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो गोवा जो कि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद अगला दिया है 62, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद से अब तक राज्यों की स्थापना है उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ 26वें नंबर का राज्य है, तो 27वें नंबर का राज्य उत्तराखंड, 28वें नंबर का राज्य झारखंड और 29वें नंबर का राज्य तेलंगाना है। तो ये क्रम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 27, 28, 29। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बनाया गया। काफी सरल है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में गठित प्रथम सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो पहली सरकार बनी ना अजीत जोगी वाली, तो वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी ना, वो भाजपा की सरकार थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लाल कृष्ण आडवाणी थे ना, वो उस समय गृह मंत्री थे। मैंने कुछ जगहों पर देखा कि जो लाल कृष्ण आडवाणी है उनको दिया गया है कि वो उस समय उप प्रधानमंत्री थे। नहीं, जो लाल कृष्ण आडवाणी का जो उप प्रधानमंत्री वाला जो समय है ना, वो 2002 से 2004 तक है।
सन 2000 की स्थिति में वो गृह मंत्री थे, न कि उप प्रधानमंत्री, ध्यान रखना इस चीज को। अगला दिया हुआ है भारत संघ का 25वां राज्य गोवा था जो 1987 में पूर्ण दर्जा प्राप्त किया। तो ये मैंने अभी पीछे बताया, 25वां राज्य गोवा, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, 29वां तेलंगाना। वैसे अभी तो राज्यों की संख्या कम हो गई ना, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो राज्यों की संख्या अभी जो है कम हो गई है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय राष्ट्रपति KR नारायणन 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। हाँ, अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि जो राष्ट्रपति थे वो किस क्रम के थे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय वाले, तो वो 11वें नंबर के थे, और वही व्यक्ति के हिसाब से 10वें नंबर के थे, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका 2 कार्यकाल था ना। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय 13वां लोकसभा चल रहा था। ये किसी पेपर में पूछा गया है कि जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो उस समय कौन सी लोकसभा चल रही थी। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उस समय पर वो 13वीं लोकसभा थी। अभी हमारे भारत में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो कौन सी लोकसभा है, तो 17वें नंबर की लोकसभा है ना। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। देखो, पंचवर्षीय योजना उसको तो अब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उस समय ये चल रहा था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय लागू थी, तो 9वें नंबर की, 9th। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य पशु के रूप में वन भैंसा को अपनाया गया। तो वन भैंसा को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पशु के रूप में अपनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राजकीय पक्षी के रूप में बस्तर के पहाड़ी मैना को अपनाया गया। तो ये चीजें भी पूछी गई है काफी बार, वैसे मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में भी इनको लिया है। अगला है, छत्तीसगढ़ द्वारा राजकीय वृक्ष के रूप में साल वृक्ष को अपनाया गया, साल, जिसको सरई भी बोला जाता है। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी भाषा को छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा के रूप में 28 नवंबर सन 2007 को स्वीकृति दी गई। तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है ना, उसको छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कब से, तो 28 नवंबर सन 2007 से। अगला दिया हुआ है, प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ। अगला दिया है आखिरी, इसमें मैंने टोटल 75 पॉइंट ही लिए हैं। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया, तो सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को। तो लगभग उसके स्थापना के लगभग 10 महीने के बाद छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक को अपनाया गया। जो आप लोगों ने देखा होगा ना, छत्तीसगढ़ राज्य का जो राज्य प्रतीक है, जो कि सील के रूप में लगाया जाता है ना, मुहर के रूप में, तो वो जो है 4 सितंबर सन 2001 को अपनाया गया था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई, जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, वो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, ये जरूर बताइएगा। और किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, या फिर मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें मैंने कोई मिस्टेक की है, तो आप लोग मुझे ज़रूर लिख करके बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस वाले वीडियो में थोड़े से ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। पिछला वाला जो था उसमें मुझे एक भी मिस्टेक नहीं दिखा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।